हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो आज ईएमएमआई का हम लोग अपना 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या करेंगे कवर, उसको देख लेते हैं। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट को हम कवर करेंगे आज, और इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट को कवर करेंगे। दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, अभी तक जो आपने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है, पीएमएमसी जिसमें मूविंग कॉइल होती है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम आयरन का एक पीस को मूव करते हुए देखते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन होता है। तो बेसिकली डिफ्लेक्शन किस वजह से हो रहा है, किस इफेक्ट की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट हम इंस्ट्रूमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा उस इंस्ट्रूमेंट को हम ये पढ़ेंगे। और जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल का यूज करके हमारा डिफ्लेक्शन होगा उसको हम इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो पहले सिलेबस को देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या हमारा कवर हो गया। देखिए, यहां तक हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे। आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा, ठीक, उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट कवर करेंगे और इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट करेंगे, और इनके लिए हमारे टॉर्क और कंट्रोल टॉर्क के एक्सप्रेशन भी रहेंगे। और इसके बाद एक लेक्चर और रिक्वायर्ड रहेगा आपका, जिसमें हम लोग एरर्स और एक्सटेंशन ऑफ रेंज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक और रह गए हमारे आज लेक्चर में, और एक लेक्चर में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। विद इन दिस वीक हम इस यूनिट को कंप्लीट करके नेक्स्ट यूनिट पे प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, तो इसी वीक में आपकी सेकेंड यूनिट भी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की। तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में क्या, भी मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से डिफ्लेक्शन होता है, कि यहां पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी चार्ज कंडक्टर पे, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगा, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब इसमें दो तरह से मूवमेंट हो सकता है, इसमें दो तरीके से डिफ्लेक्शन जनरेट हो सकता है। एक तो हम उसको लीनियरली मूव करा सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट को लीनियर मूवमेंट की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन हो सकता है, या फिर उसमें रोटेशनल मूवमेंट की वजह से डिफ्लेक्शन हो सकता है। दोनों ही केस को इस इंस्ट्रूमेंट में आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट केस होता है हमारा लीनियर टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। अगर लीनियर टाइप है तो इसमें क्या, जैसा आप देख रहे हैं, दो हमारे कंडक्टर प्लेट है, जैसे कैपेसिटर की प्लेट होती है। ठीक है, दोनों पे ए और बी हमने मान लिया, एक प्लेट से हमने क्या किया, स्प्रिंग को अटैच कर दिया। जब हम इन दोनों को सप्लाई देते हैं, ए और बी को हम सप्लाई इनको मिलेगी, इन पे चार्ज आएगा, तो इसके बीच में एक फोर्स क्रिएट होगा। वो फोर्स इसको अट्रैक्शन टाइप का फोर्स होगा, और वो फोर्स इसको अपनी तरफ खींचेगा। जब इसको अपनी तरफ खींचेगा तो स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, या स्प्रिंग वापस इस प्लेट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये फोर्स और स्प्रिंग जो आपका फोर्स लगा रहा है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स या कंट्रोलिंग फोर्स। वो कंट्रोलिंग फोर्स और जो डिफ्लेक्शन कर रहा है, जिस फोर्स से ये इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, बार, वो आपका डिफ्लेक्शन फोर्स, दोनों बराबर हो जाएंगे, या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे तो टॉर्क नहीं लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा, क्योंकि सीधे सीधे लीनियर मोशन है ना, तो यहाँ पर हम फोर्स निकालेंगे, तो यहाँ एक्सप्रेशन भी हम फोर्स का ही कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में जो आपका होगा वो लीनियर मूवमेंट होगा, और आपका डिफ्लेक्शन भी फिर लीनियर स्केल के हिसाब से ही होगा। ठीक है, तो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट कहलाता है हमारा लीनियर टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, जिसमें जब हम सप्लाई देते हैं तो फील्ड क्रिएट होता है, वो फील्ड अट्रैक्शन करेगा, उस अट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग उसको कंट्रोल करेगा, जहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे वहां पे जाके पॉइंटर हमारा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट कहलाता है हमारा लीनियर टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। पहले मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम दोबारा बना देता हूं कि ये हमारे पास प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, इस पे प्लस, ये सभी प्लस हैं। मान लीजिए इसको हम सप्लाई देते हैं, इसको हम सप्लाई वी देते हैं। ठीक है, तो सप्लाई वी इज कनेक्टेड, सप्लाई वी इज कनेक्टेड अक्रॉस प्लेट। ठीक है, अगर हम वी सप्लाई देते हैं अक्रॉस प्लेट, ठीक है, अब अगर प्लेट के अक्रॉस सप्लाई देते हैं तो क्या करेगा, ये जो ए, ये इसको बी मान लेते हैं, इसको बी है, ये ए है। एक बार देख लेते हैं हमने क्या माना था पहले, यस, ए और बी।
नहीं, ए और बी ही है। ठीक है, तो जब इसमें फोर्स आएगा तो बी में मूवमेंट होगा, बी इधर की तरफ आना शुरू होगा, और जब बी इधर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है, और ये तब तक मूव करेगी बी जब तक कि ये बैलेंस ना हो जाए, जब तक कि इन दोनों में फोर्स बराबर ना हो जाए। अब उन दोनों फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए इफ इन दोनों प्लेट के बीच में कैपेसिटर सी है, इफ द कैपेसिटेंस इज सी, इन दोनों के बीच में जो कैपेसिटर है वो सी है, और एनर्जी जो स्टोर्ड हो रही है वो हमारी CV स्क्वायर होगी, एनर्जी स्टोर्ड इज CV स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी हमारी स्टोर हो रही होगी इसमें। तो अब हमें क्या करना है, पहले करंट देखते हैं, तो करंट I इक्वल टू कितना होगा, तो करंट I विल बी इक्वल टू हो जाएगा dQ/dt, जनरल फॉर्मूला है, सबको पता है करंट का। अब Q इक्वल टू क्या होता है इन केस ऑफ कैपेसिटर, CV, यानी कि d/dt ऑफ CV। अब यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि जब ये स्प्रिंग लगा हुआ है तो ये प्लेट मूव कर रही है, इधर की तरफ मूव कर रही है, जब मूव करेगी तो उनके बीच की डिस्टेंस हमारी कम या ज्यादा होगी, तो इसका आपका वोल्टेज भी चेंज होगा, यानी कि इसमें दो फैक्टर थे। अब तक हम ये मान के चल रहे थे कि C कांस्टेंट होता है, लेकिन इस केस में चूंकि प्लेट की डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, प्लेट्स की डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पर C भी हमारा जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो भी वेरिएबल होगा, एज वेल एज वोल्टेज भी इसके अक्रॉस हमारा वेरिएबल होगा, जितनी वोल्टेज को लेके चल रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, C इज नॉट कांस्टेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं dC/dt, तो हमने V को कांस्टेंट मान लिया या C को कांस्टेंट मान लिया, तो dV/dt, जिसको हम कहते हैं कि पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें C भी वेरिएबल है और V भी वेरिएबल है, दोनों चीजें वेरिएबल हैं। तो ये हमारी करंट की इक्वेशन आ गई। अब करंट की इक्वेशन निकालने के बाद आपको क्या करना है, इनपुट एनर्जी निकालनी है। तो इनपुट एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनपुट एनर्जी, अगर हम इनपुट एनर्जी निकालते हैं तो इनपुट एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी। अब देखिए एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम, तो पावर एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, ये जनरल फॉर्मूला है एनर्जी का। यहां से आप निकाल सकते हैं V इंटू आई, और टाइम की जगह ले लेते हैं हम dt। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया V इंटू आई इंटू dt। अब I की इक्वेशन आपको पता है, आपको क्या करना है, V dC/dt प्लस C dV/dt, ये क्या चीज है, आपकी I है, और I में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, V इंटू dt से, और V इंटू dt से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर तो आ जाएगा V स्क्वायर, dt से dt कैंसिल हो गया, dC प्लस इधर dt से dt कैंसिल हो गया, तो ये आ गया CV dV। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास VI/dt। ये है क्या, बेसिकली ये आपकी इनपुट एनर्जी है, इनपुट एनर्जी। तो इस तरह से आप इनपुट एनर्जी निकाल देंगे। अब एक बार इनपुट एनर्जी आपने निकाल दी, तो अब आपको निकालना है चेंज इन एनर्जी। तो कितनी एनर्जी में चेंज आया, चेंज इन एनर्जी, अगर इसमें मूवमेंट नहीं आता तो कितनी एनर्जी होती, अब ड्यू टू मूवमेंट कितनी एनर्जी में हमारा चेंज आ गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा कि भाई हाफ CV स्क्वायर होता है चेंज इन एनर्जी, तो हाफ, अब CV स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे कि भाई थोड़ा सा चेंज हमारा कैपेसिटेंस में आया, थोड़ा सा चेंज हमारा वोल्टेज में आया, तो हमने C की जगह क्या लिख दिया, C प्लस डेल C। ठीक है, C प्लस डेल C, या DC इसको हम लिख सकते हैं, डेल मत लिखो क्योंकि ऊपर भी D ले रखा है, तो C प्लस DC, स्मॉल चेंज इन कैपेसिटेंस, इंटू V प्लस DV, स्मॉल चेंज इन वोल्टेज का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास जो हमारी चेंज होने के बाद एनर्जी आई, और अगर चेंज नहीं होता तो कितनी एनर्जी होती, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ये हमारी पुरानी एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी, जिसको हम कह सकते हैं EI, और ये एनर्जी हमारी हो गई आफ्टर चेंज, E फाइनल, चेंज होने के बाद। तो फाइनल में से इनिशियल को आप घटा दीजिए, आपको ओरिजिनल एनर्जी मिल जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हाफ C प्लस DC और V प्लस DV स्क्वायर, अब V प्लस DV का स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल देंगे हम, तो इसको ओपन करने के बाद मैं फाइनल स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं। ठीक है, जो निकल के आता है, हायर ऑर्डर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे,
जो केवल छोटी टर्म्स है हमारी उसको ही हम रखेंगे हायर ऑर्डर, क्योंकि चेंज है और स्क्वायर कर दोगे तो वो और छोटा हो जाएगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो यहां पे हमें मिलेगा हाफ v स्क्वायर dc, ठीक है, प्लस cv dv, ये आ जाएगा हमारा चेंज इन एनर्जी। ये डेरिवेशन है बेटा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी आप लोग कर लेंगे। अब चेंज इन एनर्जी निकालने के बाद आपको क्या करना है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या कहता है कि भैया जितनी एनर्जी आपकी पहले होगी वही एनर्जी बाद में होगी, बस एनर्जी फॉर्म चेंज हो सकती है। यानी कि हमारा जो इनपुट हम दे रहे हैं, इनपुट एनर्जी जो होगी हमारी इक्वल टू होगी आउटपुट एनर्जी प्लस जो भी हमारे लॉसेस हुए हैं, या जो भी कुछ आप उसको बोलना चाह रहे हो, लॉसेस बोल सकते हो, या हमारी जो एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हुआ है, तो जो भी एनर्जी हमारी लॉस हुई है वो एनर्जी हम इसमें कर सकते हैं। तो इनपुट अगर हमारा कितना है, इनपुट हम दे रहे हैं तो ये हो जाएगा, इनपुट अभी हमने निकाला ही है, कितना आ जाएगा, इनपुट हमारा कहाँ गया, ये रहा इनपुट एनर्जी, ठीक है। तो इनपुट एनर्जी तो हमारी ये आ गई, कितना, v स्क्वायर dc प्लस cv dv इक्वल टू आउटपुट एनर्जी हमारी कितनी आ जाएगी। तो आउटपुट हमारा क्या हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मान लीजिए कि ये पहले यहां थी रॉड, ठीक है, और अब ये शिफ्ट होके इधर dx डिस्टेंस पे आ गई फोर्स लगने के बाद, तो उसने dx डिस्टेंस कवर किया। इस पे जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स F था, तो यहां पे कितना हो गया, F इंटू dx, ये हो गई हमारी आउटपुट, जो वर्क हुआ वही आउटपुट एनर्जी के फॉर्म में सेव होगा, तो आउटपुट एनर्जी ये हो गई। प्लस चेंज इन एनर्जी हमने कितना निकाला अभी, हाफ v स्क्वायर dc प्लस cv dv। अब देखिए cv dv से cv dv तो हो गया कैंसल, और v स्क्वायर dc में से अगर ये इधर की तरफ ले आओगे तो माइनस करोगे तो हाफ ही बचेगा, यानी कि f इंटू डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा हाफ v स्क्वायर dc, या f इक्वल टू आ जाएगा हाफ v स्क्वायर dc अपॉन dx। तो ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा जो फोर्स लग रहा है उसका। क्योंकि लीनियर मूवमेंट है तो यहां पे हमारा फोर्स लगेगा, यहां पे आप टॉर्क नहीं निकालेंगे, यहां पे हम फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन है इसके लिए। इसमें सबसे पहले आपने क्या किया, करंट निकाल दी। अब चूंकि दोनों चीजों में चेंज आ रहा है तो पार्शियल डिफरेंशिएट किया, फिर इनपुट एनर्जी निकाली वी आई इंटू डी टी, ये एनर्जी आ गई। चेंज इन एनर्जी हमने निकाल दिया, फाइनल एनर्जी कितना हुआ, सी प्लस डी सी, कैपेसिटेंस में चेंज, वोल्टेज में चेंज, वी प्लस डी वी, माइनस एक्चुअल एनर्जी जो स्टार्टिंग में थी हाफ सी वी स्क्वायर, सबट्रैक्ट किया, ये आ गया चेंज इन एनर्जी। अब हमें क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेज, या आउटपुट प्लस चेंज कितना आया। तो इनपुट तो ये रहा हमारा, आउटपुट कितना, एफ इंटू डी एक्स, जो फाइनल चेंज हुआ इसमें फोर्स लगा, ठीक है, प्लस जो एनर्जी लॉस हुआ। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दिया, सॉल्व किया, तो हमारा एफ इक्वल टू आया हाफ वी स्क्वायर डी सी अपॉन डी एक्स। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, हाफ वी स्क्वायर डी सी अपॉन डी एक्स। तो ये केस हुआ हमारा जब हमारा लीनियर मूवमेंट है, ठीक। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है जी। अब मान लीजिए कि हमारा दूसरा जो तरीका है इसमें मेजर करने का फील्ड का, वो है रोटेटिंग टाइप। अगर हमारी दोनों प्लेट रोटेटिंग टाइप है, दोनों प्लेट हमारी रोटेटिंग टाइप है, मान लीजिए ये वाली जो प्लेट है, जो नीचे वाली प्लेट है, ये आपकी फिक्स है, ये प्लेट हमारी फिक्स है, ठीक। और ये ऊपर वाली जो प्लेट है ये हमारी मूव कर रही है, ऊपर वाली जो प्लेट है हमारी ये मूव कर रही है, ठीक है, ये मूवेबल है। तो जब ये मूव कर रही है ऐसे, तो मान लीजिए इसमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम थीटा मान लेते हैं कि वो कितना हो रहा है, थीटा हो रहा है। तो ड्यू टू दी रोटेशन यहां पे अब या तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये रिपल्शन फोर्स लगेगा, फोर्स तो कोई ना कोई लगेगा, उसकी वजह से इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टॉर्क की फॉर्म में होगा, या जो डिफ्लेक्शन होगा वो टॉर्क की फॉर्म में होगा। डिफ्लेक्शन आपका रोटेटिंग नेचर का होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा
थीटा। तो अभी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल अभी अभी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स का इन लीनियर मूवमेंट, वो क्या था? F इक्वल टू हाफ, ठीक है, और v स्क्वायर dc अपॉन dx, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी। लेकिन इन एंगुलर मूवमेंट क्या हो जाएगा? इन एंगुलर मूवमेंट टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क, बल्कि इसको हम बोलेंगे डिफ्लेक्शन टॉर्क, TD विल बी इक्वल टू हाफ v स्क्वायर dc अपॉन, अब जो चेंज है ना डिस्टेंस में, जो लीनियर चेंज हो रहा था, ये चेंज लीनियर ना होके एंगुलर हो जाएगा, यानी कि d थीटा हो जाएगा। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है, पहले हमारा dx में हो रहा था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, हमारी जो b प्लेट थी वो dx डिस्टेंस से शिफ्ट हो रही थी। यहां पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर फॉर्म में हो रहा है, थीटा की फॉर्म में हो रहा है, तो यहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? d थीटा। तो ये तो हो गया हमारा डिफ्लेक्शन टॉर्क। अच्छा, इसको कंट्रोल करने के लिए ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये भी आप देख रहे हैं, तो कंट्रोलिंग टॉर्क कितना हो जाएगा? कंट्रोलिंग टॉर्क TC इक्वल टू हो जाएगा K इंटू थीटा, क्योंकि जो हमारा स्प्रिंग कंट्रोल है वो सीधे K थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, तो TC इक्वल टू कितना हो जाएगा? K इंटू थीटा, केवल डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो TC इक्वल टू हो गया K थीटा फॉर स्टेडी ऑपरेशन या फॉर रीडिंग, जो भी आप ले रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा? ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, या TD इक्वल टू क्या होना चाहिए? TC होना चाहिए। तो ये हो जाएगा K इंटू थीटा इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर DC अपॉन d थीटा, या थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 v स्क्वायर DC अपॉन d थीटा इंटू 1/k, इंटू 1/k। या हम यहां से ये कह सकते हैं कि बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन जो थीटा है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के स्क्वायर के। थीटा जो है वो इस वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर ये स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है तो सीधी सी बात है, अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि कभी भी इसका जो स्केल है वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो स्केल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों डेरिवेशन कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा, अब वो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, उसको करते हैं। एडवांटेज की बात कर लेते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं। चलिए, एडवांटेज क्या होगा? AC और DC वोल्टेज। अच्छा, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये केवल वोल्टेज को मेजर कर सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, करंट को मेजर नहीं करेगा। पावर कंजप्शन इसका हमारा लो होता है, और ये हाई वैल्यू वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है। दूसरा जो इसमें लॉसेज है कि स्केल यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, डिफरेंट फोर्स और जो इन्वॉल्व होते हैं उनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, ठीक। और दूसरी बात, ये कॉस्टली भी होते हैं। और एक और इसमें डिफरेंस हो सकता है या डिसएडवांटेज हो सकता है कि ये करंट को मेजर नहीं करते हैं, ये केवल वोल्टेज को मेजर करते हैं, करंट को मेजर ये नहीं करते हैं। तो करंट के लिए आपको कुछ और देखना पड़ेगा, है ना। तो करंट के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। बात करते हैं इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट आपके इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसके प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या होता है कि एक कॉइल होती है, वो किसी कोर पे बंधी होती है, जब उसको सप्लाई देते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कहीं वोल्टेज इंड्यूस हो रहा होगा, कुछ करंट इंड्यूस हो रही होगी, उसकी वजह से कुछ होता है। तो ड्यू टू दैट इंडक्शन एक्शन, इंडक्टिव एक्शन आपका कुछ परफॉर्म होता है, वो इंडक्शन का प्रिंसिपल कहलाता है। कहीं पे उसमें जो इंड्यूस वोल्टेज हो रहा है ट्रांसफार्मर में, उसका यूज करते हैं। इंडक्शन मोटर में प्रिंसिपल में यूज होता है, इंडक्शन मोटर में प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो वही प्रिंसिपल हमारा यहां भी यूज होगा। यहां हमारे पास क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो दो कॉइल का सिस्टम है। एक हमारे पास ये वाली कॉइल है, ठीक है, जिसको हम शंट कॉइल बोलते हैं, शंट मैग्नेट बोलते हैं। ये एक कॉइल है हमारे पास, सॉरी कोर है, इस पे हमारी एक प्रेशर कॉइल बनी हुई है। प्रेशर कॉइल किसको बोलते हैं? जिसको वोल्टेज देते हैं। तो इस कॉइल को हम क्या दे रहे हैं? वोल्टेज दे रहे हैं। इसको हम क्या दे रहे हैं? वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं यहां से, ठीक है।
और यहां पर जो करंट कॉइल है हमारी, इसमें हमारी लोड करंट आ रही है। ठीक है, तो दो कॉइल है, एक तो ये कोर है हमारी प्रेशर कोर, और दूसरी हमारी ये वाली जो कोर है इस पे वाइंडिंग है। तो इस कॉइल को कहते हैं करंट कॉइल, इसको कहते हैं प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल में करंट कैरी करेगी, तो इसमें लोड करंट जाती है आपकी, जिस चीज को मेजर करना है वहां से जो करंट आ रही है। ये आपकी जो कोर है, इसको आप शंट मैग्नेट भी बोल सकते हो, या इस पे जो वायरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर कॉइल। और ये जो रिंग्स दिख रहे हैं ये शेडेड रिंग्स हैं इंडक्टेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, उसको बढ़ाने के लिए, रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए हम इंडक्टिव रिंग्स का यूज करते हैं। अब इसके बीच में क्या होता है, इन मैग्नेट्स के बीच में ये हमारी एक डिस्क लगी हुई है। ये क्या है, डिस्क लगी हुई है। ये डिस्क आपकी ऐसे घूमेगी। ठीक है, इसके ऊपर इसको लगाने के लिए ये जगह दे दिया जिससे इसको ये फिक्स रहे। ठीक है, और एक पिवोट होता है, ये जो है पिवोट, इस पे ये बंधी रहती है। तो एक ऐसे रस्सी टाइप होगी या रॉड होगी पतली सी, उसके ऊपर ये डिस्क बंधी होगी। अब ये जब घूमेगी तो ये डिस्क भी ऐसे घूमती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें मूवमेंट होता है। अब क्या क्या चीजें इसमें होंगी, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को डिफाइन करने जाएंगे तो वैसे तो बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो हमने क्या किया, इसको चार अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले जो पार्ट आता है हमारा, वो आता है ड्राइविंग सिस्टम। ड्राइविंग सिस्टम का मतलब क्या है कि इसमें जो डिफ्लेक्शन वाले फोर्स है वो कहां से जनरेट हो रहे हैं। तो वो मैंने आपको बताया कि दो कॉइल होती हैं। ठीक है, एक ये शंट मैग्नेट होती है, एक ये सीरीज मैग्नेट होती है। ठीक, इसमें प्रेशर कॉइल बंधी होती है, इस पे करंट कॉइल बंधी होती है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो फील्ड इस डिस्क से इंटरेक्ट करता है, वो फील्ड इस डिस्क से इंटरेक्ट करता है। तो ये जो हमारा सिस्टम हुआ, ये क्या कहलाता है, हमारा ड्राइविंग सिस्टम, जो डिराइव कर रहा है सिस्टम को, जिसमें आपकी कॉइल मूव करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम मतलब जो घूमने वाला सिस्टम है, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था डिस्क की। ये जो सिस्टम आपको डिस्क वाला दिख रहा है, ये ग्रीन रॉड जो दिख रही है, ये आपका मूविंग सिस्टम है। इसी सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, डिस्क होती है एक जो घूमती है। जो आपने पुराने बिजली के मीटर अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो देख सकता है। पुराने मीटर हमारे ऐसे होते हैं जिसमें डिस्क होती थी और वो डिस्क घूमती रहती थी, उससे रीडिंग आती थी। ठीक है ना, तो ये उस मीटर की बात हो रही है। अब तो मीटर डिजिटल हो गए सारे, बट पहले हमारे एनालॉग मीटर होते थे जो चलते थे। ठीक, बिजली के मीटर जो उसको हम यूज करते थे। तो यहां हमारा जो डिस्क है ये हमारा एक मूविंग सिस्टम बना रहा है। तो कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं भी, केवल वर्किंग की नहीं कर रहे हैं। तीसरा हमारा ब्रेकिंग सिस्टम होता है। जब इसमें फोर्स जनरेट होगा, डिस्क घूम रही होगी, तो डिस्क को रोकने के लिए भी तो या कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए। हमने जितने भी इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, कहीं पे स्प्रिंग लगा रहे हैं, कहीं डैम्पर लगा रहे हैं, कहीं वेट लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए लगा रहे हैं। तो यहां पर भी हमारी ये ब्रेकिंग मैग्नेट लगी होती है। ये जो ब्रेकिंग मैग्नेट आप यहां देख रहे हैं, ये हमारी किसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, या कंट्रोलिंग टॉर्क या कंट्रोलिंग फोर्स जनरेट करने के लिए ये ब्रेकिंग सिस्टम या ब्रेकिंग मैग्नेट हम यहाँ पे लगाते हैं। तो जिसको हम बोलते हैं कि ये ब्रेकिंग सिस्टम का एक पार्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। और लास्ट वाला पार्ट होता है रजिस्टरिंग सिस्टम। रजिस्टरिंग सिस्टम क्या होता है, हमारा जो रीडिंग होती है ना। अब आपने अगर मीटर को ध्यान से कभी देखा हो, अगर एनालॉग मीटर देखे हो, तो उसमें ऐसे खाने बने होते हैं और यहाँ रीडिंग लिखी होती है 1 2 4 7 0 6 0, और यहाँ पे एक वो चलता रहता है 5 6, ये वाली घूमती रहती है ऐसे ऊपर नीचे। तो ये एक सिस्टम होता है। पहले ये वाली डिजिट चेंज होगी, फिर ये डिजिट चेंज होती है, फिर ये डिजिट चेंज होती है। जब 10 हो जाएगा, 10 से 11 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जब 11 से 100 होगा तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये 6 वाला 1 हो जाएगा। इस तरह से चेंज होता है। जैसे आपकी पुरानी बाइक के जो मीटर होते हैं उसमें आपने देखा होगा स्केल, तो वो हमारा रजिस्टरिंग सिस्टम होता है। उसमें क्या बहुत सारे छोटे छोटे गियर सिस्टम लगे होते हैं। तो जब ये डिस्क घूमती है तो कितने रोटेशन पे कौन सा आपकी एक रीडिंग बढ़ेगा, तो सबसे जो छोटा होता है, सबसे जल्दी जो बढ़ता है, जैसे एक राउंड पूरा किया तो यहां 5 से 6 हो जाएगा। जब ये ऐसे 10 राउंड पूरे करेगा तो ये वाला मूव करेगा, फिर ये 0 से 1 हो जाएगा, 0 से बढ़ के 1 हो जाएगा। जब ऐसे ऐसे 100 राउंड्स पूरे कर लेगी डिस्क, फिर ये वाला मूव करेगा। फिर जब 1000 हो जाएगी तब ये वाला मूव करेगा, 10,000 हो जाएगी तो ये मूव करेगा। ठीक है, इस तरह से जाके आपका मूवमेंट होता है। तो एक एक करके नंबर ऑफ राउंड्स पे डिपेंड करता है कि कौन सी रीडिंग मुझे कब मिलेगी। उसी सिस्टम को हम बोलते हैं कि वो हमारा एक रजिस्टरिंग सिस्टम है, वो एक हमारा रजिस्टरिंग सिस्टम है। तो ये हमारे पूरे कंपोनेंट होते हैं या कंस्ट्रक्शन होती है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग की बात अगर हम करें तो वर्किंग में तो यही है कि जैसे ही हम वोल्टेज इसको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज प्रोवाइड कराने से क्या होगा कि यहाँ पे एक ये वोल्टेज इसको देते हैं तो यहाँ पर एक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा 5P। अब इस 5P के भी दो कंपोनेंट होंगे।
एक तो जो साइड से निकल जाएगा, दूसरा जो आपका इस डिस्क के थ्रू जाएगा, इस डिस्क के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो phi1 phi2 यहां पे हमने मान लिया, जो phi2 डिस्क के थ्रू जा रहा है, phi1 साइड से निकल जा रहा है। ठीक है, जो साइड से हमारा जा रहा है। दूसरा, जब लोड करंट इसमें जाएगी तो phi s कंपोनेंट आ रहा है। तो यहाँ पे दो फ्लक्स हमें मिल रहे हैं, एक तो ये phi p मिल रहा है, दूसरा ये phi s मिल रहा है जो करंट कॉइल से मिल रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमने स्लिप रिंग्स भी लगाए हुए थे। रिंग्स लगाने से क्या होता है, जैसे आपने इंडक्शन मोटर पढ़ी होगी, उसमें दो मोटर पढ़ी होगी ना, स्लिप रिंग और शेडेड पोल। तो शेडेड पोल भी पढ़ी होगी। तो शेडेड पोल में क्या करते थे, इसको शेडेड कर देते थे, इस पे कॉपर के रिंग लगा देते थे। तो उससे क्या होता है कि इंडक्टेंस बढ़ जाता है, कॉइल का इंडक्टेंस बढ़ जाता है, तो ये हाईली इंडक्टिव होती है। तो यहां जो फ्लक्स है वो हाईली इंडक्टिव है, हाईली इंडक्टिव है। ठीक है, और ये हाईली रेजिस्टिव है, ये हाईली रेजिस्टिव है। तो एक जो फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो हाईली इंडक्टिव है, एक हाईली रेजिस्टिव है। देन देयर इज ए फेज डिफरेंस बिटवीन द टू फ्लक्सेस। इस phi p और phi s के बीच में यहां पे हमारा एक फ्लक्स डिफरेंस होगा, और उस फ्लक्स डिफरेंस की वजह से एक नेट टॉर्क प्रोड्यूस होगा। या आप ये कह सकते हैं इस phi p की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा डिस्क पे, इस phi s की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा वो इसको मूव कराने में काम करेगा। ठीक है, वो इसको घुमाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब वोल्टेज आता है तो यहाँ पे एडी करंट भी प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो उस एडी करंट के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि भाई एक सेकंड, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा इनपुट है, अब वो इनपुट किस पे डिपेंड कर रहा है। इनपुट हम दे रहे हैं, उससे क्या जनरेट हो रहा है, phi p जनरेट हो रहा है। ठीक है, इससे हमने आ रहे phi p जनरेट हो गया, यानी कि जो हमारा प्राइमरी फ्लक्स है या जो कह दीजिए मेन फ्लक्स है, उसकी बात हम कर रहे हैं कि phi p जनरेट हो गया। अब इस phi p के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, phi p1 और phi p2। इसके दो कंपोनेंट, एक तो जो साइड से निकल जाएगा, दूसरा जो डिस्क से होके जाएगा। ठीक है, तो दो कंपोनेंट हो गए इसके। अब ये दोनों कंपोनेंट जो हैं ये कैसे कैसे काम करते हैं, और जो डिस्क से जाता है इसी की वजह से हमारा ड्राइविंग फोर्स जनरेट होगा, ड्राइविंग टॉर्क जनरेट होगा, और उस टॉर्क की वजह से ही हमारा डिफ्लेक्शन होता है, उस टॉर्क की वजह से ही हमारी कॉइल इसमें कोर में डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा phi p है, जो फ्लक्स हमारा है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। अब हमने इसको बताया था कि ये हाईली इंडक्टिव है। हाईली इंडक्टिव का मतलब कि ये लगभग प्योर इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अगर ये प्योर इंडक्टर की तरह बिहेव करता है तो जो करंट है इसमें वो 90 डिग्री लैग करेगी, वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री लीड करेगा। तो करंट हमारी 90 डिग्री लैग करेगी, जिसकी वजह से डिस्क में, तो इसकी वजह से क्या होगा, करंट या लैगिंग करंट इसको हम बोल सकते हैं, लैगिंग करंट इंड्यूस होगी हमारी किस में, डिस्क में, जिसको हम बोलते हैं एडी करंट। और इसका नाम हम दे देंगे IEP, आई एडी और फ्रॉम P। ठीक है, पोल से जो हमारी करंट आ रही है, तो IEP इसको हम बोल देंगे, जो कि डिस्क पे प्रोड्यूस हो रही है। अब इसके बाद जब ये लोड करंट जो इस वाली कॉइल में जा रही है, अब इसका काम खत्म हो गया, अब नीचे वाले पे आ जाओ। जब नीचे वाले पे आते हैं तो यहां पर जो हमारी करंट है, ठीक है, अब करंट जाएगी लोड करंट। लोड करंट की वजह से क्या होगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप देख रहे हैं नीचे की तरफ phi s, और phi s की वजह से भी डिस्क में इंड्यूस होगी। तो वहां पे डिस्क में जो करंट इंड्यूस होगी उसमें हमने मान लिया, उसको नाम दे दिया IES। जो सेकेंडरी हमारी कॉइल है या जो सेकेंडरी हमारी वाइंडिंग है ये वाली, इसकी वजह से जो इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज IES। ठीक है, अब ये दोनों करंट इसमें प्रोड्यूस हो गई। अब IES और ये जो दोनों करंट प्रोड्यूस हो रही है, इसका हम फेजर डायग्राम अगर बनाएंगे तो मान लीजिए कि ये हमारा V है। ठीक है, तो हम ये कह के चल रहे हैं कि भाई अगर V हमारा ये है तो phi p जो होगा वो इस phi p और I, देखिए I और phi p ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ना, जो नेचर फ्लक्स की होगी वही नेचर हमारी करंट की होगी। तो अगर ये वोल्टेज है
तो हम तो ये कह रहे थे कि भाई ये जो फाई है ना, फाई पी, ये लगभग 90 डिग्री लैग करेगा। अब अगर ये आइडियल नहीं है तो कुछ ना कुछ एंगल से तो लैग कर ही रहा होगा ना फाई पी, जबकि जो फाई एस है वो हमारा वोल्टेज के साथ साथ जाएगा। ठीक है, तो फाई एस हमारा इसके पास होगा, क्योंकि ये वोल्टेज और करंट हमारी सेम फेज में होती हैं इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन प्योर रेजिस्टेंस तो ये भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो लैग करेगा, लेकिन ज्यादा चूंकि रेजिस्टेंस का पार्ट है तो हम क्या कहेंगे कि जो हाईली इंडक्टिव है उसका एंगल 90 डिग्री के पास होगा, जो हाईली रेजिस्टिव है उसका एंगल 0 डिग्री के पास होगा। ठीक है, तो इसका एंगल 90 डिग्री के पास है, सपोज ये 80 डिग्री मुझे लगभग दिखाई दे रहा है, ये मुझे लगभग 10 या 20 डिग्री दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई? जो रेजिस्टिव है उसका एंगल वोल्टेज के साथ कम होगा, जो इंडक्टिव है उसका एंगल वोल्टेज के साथ ज्यादा होगा, 90 डिग्री के आसपास होगा। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, जिसकी वजह से करंट में भी डिफरेंस आएगा। ठीक, और करंट में डिफरेंस आएगा तो टॉर्क में डिफरेंस आएगा, और देन नेट टॉर्क आपका डेवलप होगा। ठीक है, और ये आपका जो है डिस्क में जो रोटेशन आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो अब इसका फेजर डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, इसका फेजर डायग्राम देख लेते हैं। फेजर डायग्राम देखिए क्या है। ये हमारा वोल्टेज है मान लीजिए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो फ्लक्स है वो मेरा ये वाला आ गया फाई पी। ठीक है, इसी के साथ मेरी आईपी होगी, और मैंने क्या बताया था कि ये मेरा 90 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे होता है एग्जैक्ट, तो 90 डिग्री तो एग्जैक्ट होगा नहीं, तो ये क्या होगा 90 डिग्री के क्लोज होगा। सिमिलरली जो फाई एस है, चूंकि ये रजिस्टिव है तो ये मेरा वोल्टेज के आसपास होगा, जो इसकी करंट होगी आई एस या लोड करंट वो इसके आसपास होगी। तो मान लीजिए कि जो इसका एंगल है, जो मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है उसका जो एंगल है वो है डेल्टा, और जो सेकेंडरी वाला है उसका एंगल है फाई। अब अगर करंट की वोल्टेज की भी बात कर लेते हैं तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, वोल्टेज मान लीजिए हमारा ये इसके जस्ट अपोजिट में करंट ई एस है, वोल्टेज हमारा लीड करेगा, तो लीड करते हुए हम इधर दिखाएंगे ई एस से लीड करेगा तो ये ई इंटू ई एस हो जाएगा, और ये ई ई पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई ई पी हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन जितना भी होगा 90 डिग्री के आसपास होगा। ठीक, तो ये एंगल हमारा कहलाता है एंगल अल्फा। दोनों वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है हमारा आईईपी और ईईपी, ईएमएफ और करंट के बीच का जो एंगल है उसको हमने मान लिया अल्फा। डेल्टा हमारा इस वोल्टेज और फ्लक्स के बीच का एंगल है, फाई हमारा सेकेंडरी जो कॉइल है हमारी उसके और वोल्टेज के बीच का एंगल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है आपका वो मेन ऊपर वाला पोर्शन है, इसको आपको बना के रखना है। ठीक है, बनाना ये तो ऊपर वाले को। अब इसके डेरिवेशन की बात करते हैं, इसके डेरिवेशन पे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है तो क्या है, आपको दिया हुआ है कि जो नेट टॉर्क होगा, नेट टॉर्क आपका होगा वही आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क होगा, वही हमारा डिफ्लेक्शन टॉर्क होगा। तो टॉर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पहली वाइंडिंग के फ्लक्स के, दूसरी वाइंडिंग के फ्लक्स के। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के, जो हमारा एडी करंट है प्रोड्यूस हो रही है, एडी करंट का जितना भी पाथ है उस पाथ के इंपीडेंस के, तो ये तो होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंपीडेंस ऑफ एडी करंट पाथ। ठीक है, साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, साइन बीटा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, बीटा जो है हमारा बीटा जो है वो एंगल है बिटवीन फाई पी एंड फाई एस। इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये वाला, ये एंगल है हमारा बीटा। अब इस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल एंगल है डेल्टा, ये एंगल है फाई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई पी इंटू फाई एस एफ अपॉन जेड साइन डेल्टा माइनस फाई कॉस एल्फा, साइन डेल्टा माइनस फाई कॉस एल्फा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब जो हमारा फाई पी है अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा फाई पी था जो वो आईपी से प्रोड्यूस हो रहा है, और ये हमारा वोल्टेज की वजह से आ रहा है, और ये जो फाई एस है ये करंट की वजह से आ रहा है। यानी कि जो दोनों फ्लक्स है हमारे, फाई पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड फाई एस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा वी फाइव पी की जगह, फाइव एस की जगह आई एफ अपॉन जेड। बीच बीच में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आते रहेंगे, उसको हम नहीं लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, एफ अपॉन जेड साइन डेल्टा माइनस फाइव कॉस एल्फा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिफ्लेक्शन टॉर्क आ जाएगा। ठीक, अब इसमें अगर हम ये मान के चलें कि एफ जेड और अल्फा, यानी कि ये एफ जेड और ये अल्फा अगर ये कांस्टेंट है, इफ एफ जेड एंड अल्फा आर कांस्टेंट, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड टॉर्क है या जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो हमारा वी आई, एफ को हटा दो जेड को हटा दो क्योंकि कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी में चला जाएगा। ठीक है, वी आई साइन डेल्टा माइनस फाइव, तो ये आ जाएगा। कॉस भी हमारा कांस्टेंट है तो उसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, और जो हमारी स्पीड है, जो डिस्क हमारी या ब्रेकिंग जो है, जो ब्रेकिंग हो रही है, डिस्क जो घूम रही है, जो उसमें ब्रेकिंग टॉर्क आ रहा है, तो ब्रेकिंग टॉर्क जो ब्रेक लगा रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्पीड के प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, या टीबी इक्वल टू के एन। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं कि टी डी इक्वल टू के वन वी आई साइन डेल्टा माइनस फाइव। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, एट स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, जब रीडिंग आती है तो ब्रेकिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये तो हमारी स्टार्टिंग से कंडीशन रही है, तो हम क्या लिख देंगे कि भाई टी डी इक्वल टू टीबी। अब टी डी कितना आया था, के वन वी वन आई वन, वी वन आई वन नहीं, केवल वी आई है, वी आई साइन डेल माइनस फाइव इक्वल टू के इंटू एन। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब मान लीजिए कि यहां पर जो डेल्टा हमारा वो 90 डिग्री है, इफ डेल्टा इज 90 डिग्री, ये जो एंगल है ये पूरी तरह इंडक्टिव कॉइल बन जाए और ये 90 डिग्री तक आ जाए डिफ्लेक्ट होके, तो हमारा क्या हो जाएगा, के वन वी आई कॉस फाइव इक्वल टू एन, और इस के वन को कर दो के टू, कि के वन अपॉन के इक्वल टू के टू। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारी स्पीड है वो पावर वी आई कॉस फाइव क्या होती है, पावर इंटू के, इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पावर इंटू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। जो डिस्क के घूमने की स्पीड है वो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो रिवॉल्यूशन हुआ हमारा। अगर हमें टोटल रिवॉल्यूशन निकालने हैं, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो जब हमें टोटल नंबर निकालने होते हैं तो आप क्या करते हो, उस केस में हम n इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू ये हम डिफरेंट इसको इंटीग्रेट कर देंगे n इंटू डी टी। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी रख देंगे, अभी निकाली थी हमने, k वी आई साइन डेल्टा माइनस फाइव डी टी, या k वी आई कॉस फाइव इंटू डी टी। के को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ वी आई कॉस फाइव इंटू डी टी। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ वी आई कॉस फाइव ये हमारा क्या होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, तो के इंटीग्रेशन ऑफ पी यानी कि पावर इंटू डी टी, और ये इंटीग्रेशन ऑफ पावर होता है के इंटू एनर्जी। तो जो हमारे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, वो के इंटू एनर्जी के इक्वल होंगे, जो कि ये बताता है कि जो हमारी डिस्क घूम रही है उसके अगर हम टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालें तो वो आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। इसीलिए उस मीटर को हम बोलते हैं किलो वॉट आवर मीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, किलो वॉट आवर मीटर। ये किलो वॉट आवर को मीजर करता है। तो बेसिकली ये आपका इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो आपके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं या एनर्जी के इक्वल होते हैं।
तो जो एनर्जी को मेजर करते हैं हम, वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमारा जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, अगर वो यूनिट हमारी कितनी आ रही है, 100 आ रही है, तो वो एनर्जी को बता रही है 100 किलोवाट आवर, इतनी एनर्जी हमने कंज्यूम कर ली है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एनर्जी मीटर वर्क करता है। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। और टॉर्क इक्वेशन हो गई, दोनों की डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब केवल 2 टॉपिक बचते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेंज, एरर एंड कंपनसेशन। ये टॉपिक हम दोनों लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, दोनों टॉपिक को, और ये यूनिट आपकी एंड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।